8. अरे अरे जल्दी करो यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई आ गया तो। हे हकले, बॉस सब देख लेंगे, अब रोना धोना बंद, चल इसको उठा। साला बहुत भारी हो गया है। अरे ये तो लोहे की सीढ़ी से बना है भाई, बॉडी तो क्या सर का बाल भी ऊपर नहीं आएगा। जल्दी करो, इसको ठिकाने लगा के मस्त 2-2 पैग मारते हैं। गई भैंस पानी में। चलो अड्डे पे चलकर दारू पीते हैं। बॉस आ गए, चलो निकलते हैं। सलाम साहब, बॉडी उधर है, चलिए मैं लेके चलता हूँ। अरे हटो रे सब लोग, साहब को आने दे। ये रही बॉडी साहब। पूरी बॉडी फूल गई है साहब, साला बेवड़ा, मुझे तो लगता है ये दारू पी के खुद नदी में कूद गया होगा। नहीं अशोक, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। ज़रा इसके हाथ देखो, ये रस्सी से बांधे जाने के निशान है। ज़रूर इसको किसी चीज़ से बांध कर नदी में फेंका होगा ताकि लाश ऊपर ना आ सके। और इसके शरीर पर चोट के निशान तो देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि ये मर्डर है। ज़रा बॉडी को घुमाना, मुझे इसका चेहरा देखना है। बॉडी को घुमाते ही इंस्पेक्टर की नज़र उसके गले पर पड़ी और उन्हें झटका लगा। ये तो ब्लू नायलॉन रोप है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। नीली रस्सी को गले से लटका देख इंस्पेक्टर मानिक राव ने अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए कमिश्नर से मिलने की सोची। डेड बॉडी को टटोला तो एक आईडी मिला जिसपे नाम था अनिल गोखले, और वो आईडी अभिनव कला विद्यालय नाम के कॉलेज का था। मानिक राव को अपना पहला क्लू मिल चुका था, लेकिन उससे पहले उसने कमिश्नर से मिलने का सोचा। गुड मॉर्निंग मानिक राव, हैव अ सीट। सर, येरवाड़ा के मूलामुठा तालाब में एक लाश मिली है। उसके गले में भी एक नीली नायलॉन की रस्सी है। मुझे लगता है ये उन्हीं सीरियल किलर्स का काम है। क्या? सीरियल किलिंग के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं और किलर गैंग के बारे में हम कुछ नहीं जानते। रियली सर? कुछ तो आइडिया होगा उस गैंग के बारे में। नॉट मच, बट यस, एक्चुअली एक फेल्ड रॉबरी अटेम्प्ट रिपोर्ट हुई थी बाफना फैमिली पर। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वहां पर 4 लोगों के गैंग ने हमला किया था और उनमें एक को सब बॉस कह रहे थे। वी डोंट नो कि ये कनेक्टेड है, फिर भी हम कोई भी क्लू मिस नहीं कर सकते। बस यही इंफॉर्मेशन है। अब जिस काम के लिए आए हो उसे करते हैं। नायलॉन रोप की फोटोज बिल्कुल वैसी ही निकली जैसे अनिल गोखले के गले में थी। रस्सी की गांठ भी सेम थी। केस की सीरियसनेस को समझते हुए इंस्पेक्टर मानिक राव अगले ही दिन कॉलेज पहुंच गए और अनिल गोखले के फ्रेंड से पूछताछ करना शुरू कर दी थी। उन्होंने पता किया कि लास्ट टाइम अनिल गोखले के साथ कौन कौन था। उसके क्लासमेट्स ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार राजेंद्र जक्कल को अनिल की बाइक पर बैठकर जाते देखा था। उसी के बाद से वो गायब है और लाश के आसपास भी कोई बाइक नहीं मिली। राजेंद्र जक्कल के बारे में पूछताछ से पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाइक, साइकिल और स्कूटर चोरी किया करता था। इंस्पेक्टर मानिक राव को जक्कल पर और शक होने लगा। उन्होंने अपनी इंटेरोगेशन की शुरुआत जक्कल से करने की सोची और वो उन्हें कॉलेज के बाहर ही मिलने गया। इंस्पेक्टर मानिक राव ने राजेंद्र जक्कल के साथ साथ उसके बाकी 3 दोस्त दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर को भी उठा लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। पूछताछ के दौरान उन चारों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इंस्पेक्टर मानिक राव को भी दाल में कुछ तो काला लगा, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहे थे जिसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। पर इंस्पेक्टर इतना तो समझ चुके थे कि ये राजेंद्र जक्कल कुछ ज्यादा ही चालाक है। इंटेरोगेशन को अवॉइड करने के लिए वो खुद पुलिस से काउंटर क्वेश्चन कर रहा था और इंटेरोगेशन को भटका रहा था। कुछ भी नतीजा ना निकलता देख वो समझ गए कि पहले उन्हें राजेंद्र जक्कल का भरोसा जीतना होगा। ये जक्कल तो कुछ ज़्यादा ही शाना लग रहा है। ये जानबूझकर इंटरोगेशन को पूरा होने ही नहीं देना चाहता। लगता है इसके लिए कोई और तरीका निकालना होगा। तो राजेंद्र जक्कल, सिगरेट पीते हो? अरे सर, वो अपन
अरे शर्माओ मत, ये लो। साल दूसरा मर्डर हुआ है। क्या? हाँ साहब, दोनों एक ही कॉलेज के थे ना, प्रकाश हेगड़े और अनिल, दोनों का ही मर्डर हो गया। मुझे तो दोनों में कुछ कनेक्शन लगता है। प्रकाश हेगड़े के मर्डर का नाम सुनकर इंस्पेक्टर को कुछ तो अजीब लगा। उन्होंने राजेंद्र और उसके दोस्तों को जाने दिया क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, और प्रकाश हेगड़े की फाइल निकाली और फाइल देखते ही इंस्पेक्टर मानिक राव, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो प्रकाश हेगड़े मिसिंग है, मर्डर की तो बात ही नहीं हुई। Eight. राजेंद्र जक्कल से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर मानिक राव, नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर मानिक राव। मेरी आपसे बात हुई थी। मुझे आपसे प्रकाश के केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। जी 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 बिल्कुल सर, आइए आइए बैठिए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। मैं उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो खुश हुआ सर कि आखिर पुलिस को मेरा बेटा याद तो आया। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सब कुछ मुझे शुरू से सब बताइए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने आपके बेटे की केस फाइल पढ़ी है। उसमें एक लेटर की बात लिखी है जिसके हिसाब से आपके बेटे का किडनैप नहीं हुआ। प्रकाश तो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया था। नहीं सर, ये गलत है। मैं पहले भी ये बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरा बेटा खुद से नहीं गया है। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप किया है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर, उसमें लिखा था कि प्रकाश घर छोड़ के जा रहा है और उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन उस लेटर पर साइन प्रकाश ने अपने असली नाम से किए थे सर। वो लेटर पर साइन हमेशा अपने घर के नाम देवदास के नाम से करता था, इसीलिए वो लेटर झूठ है सर। क्या? हाँ, इसका मतलब ये है कि उसे वो लेटर किसी ने जबरदस्ती लिखवाया था। उसको किडनैप किया गया है और वो घर छोड़कर खुद नहीं गया है। मेरी बात मानिए सर। प्रकाश हेगड़े के पिता की बात सुनकर इंस्पेक्टर मानिक राव के सामने सारी पिक्चर क्लियर होने लगी थी। उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि जरूर प्रकाश हेगड़े का मर्डर ही हुआ होगा। या तो राजेंद्र जक्कल ने उसे खुद मारा है, या फिर वो उसको जानता है जिसने प्रकाश हेगड़े का मर्डर किया है। लेकिन अभी पुलिस के पास इतने सबूत नहीं कि उन चारों को फिर से एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इंस्पेक्टर मानिक राव ने इस बात की खबर सीधा कमिश्नर को दी और यह भी बताया कि उसे उन चारों लड़कों पर शक है। इसलिए कमिश्नर ने राजेंद्र जक्कल और उसके 3 दोस्तों के पीछे 2 पुलिस कांस्टेबल सिविल ड्रेस में उन पर जासूसी करने लगा दिए। जासूसी करते हुए उन दोनों पुलिस वालों ने जगताप और सुतार को कहते हुए सुना कि उन्हें पुलिस की चिंता नहीं करनी चाहिए, बॉस सब देख लेंगे। ये बात जब कमिश्नर को पता चली तो अचानक से उन्हें सब समझ आने लगा। 22 नवंबर 1976 को यशोमती बाफना के घर पर 4 लोगों ने हमला कर दिया था। यशोमती बाफना के 2 हट्टे कट्टे नौकर और उन 4 हमलावरों के बीच खूब झड़प हुई, और जब ये दोनों उन चारों पर भारी पड़ने लगे तो वो चारों वहां से भाग गए। भागते भागते वो तीनों पूछ रहे थे कि बॉस अब क्या करें। कमिश्नर को लगभग यकीन हो चुका था कि इन लोगों ने ही यशोमती बाफना के घर हमला किया था, लेकिन असल में बॉस था कौन, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया था। पुलिस अब और भी एक्टिव हो चुकी थी। उन्होंने पहले हार्ड एविडेंस जुटाने की सोची और एक बार फिर अभिनव कला विद्यालय पहुंचे और सिर्फ उनसे पूछताछ की जो कि पहले से ही राजेंद्र जक्कल और उनके क्यों लेकर आए हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अरे मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब पूछ लेता हूँ। तुम 15 जनवरी 1976 को कहाँ थे? देखिए, मुझे याद नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात है। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, तुम आराम से याद कर लो, मैं यहीं पर बैठा हूँ।
8. 31 अक्टूबर 1976 की रात पुणे शहर की सबसे काली रात थी। जगताप, सुतार और शाह तीनों अच्युत जोशी के घर के बाहर घाट लगाए बैठे थे और अंदर घुसने का तरीका ढूंढ रहे थे। शाह और सुतार दोनों नॉर्मल थे, लेकिन जगताप कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। यार कितना बड़ा बंगला है देख, साला इसमें नौकर लोग भी तो होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत जगह हाथ मार रहे हैं? साले हकले, कितना फट्टू है रे तू। अब बॉस ने जगह चुनी है तो कुछ सोच समझ कर ही चुनी होगी ना। वैसे भी घर में कोई नहीं है, बस एक आदमी और उसकी औरत, और हम 3। बॉस भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। चल अब चुप हो जा, काम पर लग। ओए सुतार, चल शुरू हो जा। सुतार! अबे भाग। कौन है वहां? ये क्या, ये खिड़की किसने तोड़ी? बच्चों ने तो नहीं, पर इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? अच्युत जोशी पुणे का लोकल बिजनेसमैन था। कांच टूटने की आवाज से वो सीधा बाहर आ गया, लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल गया। बस इसी मौके की उन्हें तलाश थी। वो तीनों सीधा घर के अंदर घुस गए। अभी मैंने कांच दोबारा लगवाया था, इन लोगों ने फिर से तोड़ दिया। एक बार सुबह तो होने दो। अंदर घुसते ही अच्युत जोशी की आंखों के सामने 3 अनजान चेहरे थे, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा गए। उठ, उठ। अबे, अबे, उठ। टाइम मत खराब कर। मेरा सर। तुम लोग, और मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? छोड़ो मुझे। उषा, मेरी पत्नी को छोड़ो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ देंगे, चल पहले ये बता कि घर का सारा माल कहाँ रखा है। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। तुम लोगों को मैं 1 मिनट में अंदर करवा दूंगा। हाँ? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी बता साले, नहीं तो तुझे और तेरी बीवी को यही खत्म कर देंगे। जल्दी बोल। ये ले। साला, तेरी इतनी हिम्मत। रुक रुक साले, रुक अभी। सुतार, रस्सी दे। सुतार ने ऐसा ही किया और एक नीली नायलॉन की रस्सी निकाली। शाह ने उसे अच्युत जोशी के गले में डालकर गला घोट दिया। दम घुटने से अच्युत जोशी मछली की तरह तड़पने लगा और कुछ ही देर में वो मर गया। साला साला मुझ पे थूकता है। अब थूक कर दिखा। अपने पति को मरते देख अच्युत जोशी की पत्नी ने अपने होश खो दिए और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ए, कितना चीख रही है? एक गांडू, इसका मुंह बंद कर। अबे कुछ कपड़ा उपड़ा ठूस। ठीक है। साली काटती है। अरे यार, इसका मुंह बंद कर कोई। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। ए सुतार, एक और रस्सी दे। शाह ने गले में रस्सी डाल के उसका भी गला दबा दिया और देखते ही देखते उसकी जान भी निकल गई। अरे यार, ये तो दोनों मर गए। अब माल कहाँ है और कौन बताएगा? बॉस को क्या बोलेंगे? बस आने ही वाले होंगे। अरे यार, ये चुप ही नहीं हो रही थी। इसी बीच घर में अंदर आनंद जोशी, अच्युत जोशी के बेटे की एंट्री हुई। वो किसी काम से बाहर गया था। आनंद ने सब कुछ देख लिया और चुपके से पुलिस को फोन लगाने के लिए लैंडलाइन की तरफ बढ़ा कि तभी किसी ने उसके सर पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर तीनों बाहर आ गए। अरे बॉस! अरे तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या? ये साला भोसड़ी का अभी पुलिस को फोन करने वाला था। वो तो अपन ने देख लिया। अब जल्दी इसे पकड़ो। चारों ने मिलकर आनंद जोशी को खूब मारा और कहा कि अगर वो उन्हें घर के सारे पैसे और गहने दे दे तो वो उसे छोड़ देंगे। आनंद जोशी मान गया। सारे पैसे और गहने लूटने के बाद उन लोगों ने आनंद जोशी का गला घोंटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अरे ये क्या है? हम तो यहाँ चोरी करने आए थे ना। यहाँ तो
3 मर्डर हो गए। अबे ओए चूतिए, तुझे कितने बार बोला मैं, ऐसे रंडी रोना मत कर। पता है ना कौन हूं मैं? बॉस। राजेंद्र जक्काल, म्हणजे कोण? बॉस। डरने का नहीं, झाट्टा अपना कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, अपन सब देख लेगा। अब जल्दी निकलो, बहुत माल मिल गया है, आज पार्टी अपन की तरफ से। Eight. नमस्कार। पुणे में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। विक्टिम्स की पहचान अच्युत जोशी, उषा जोशी और उनके बेटे आनंद जोशी के रूप में की गई है। पुलिस के हिसाब से ये खून लूटपाट और चोरी की वजह से हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अरे बॉस सुना, हर जगह तो बस हमारे ही चर्चे हैं। अपन लोग तो फेमस हो गए। हाँ एकदम अमिताभ बच्चन जैसे हो गए। साले हकले को देख, आज कितना मजा आ रहा है तेरे को। कल तो फटी पड़ी थी तेरी, आज साला पेग पे पेग लगा रहा है। बॉस कल डर लग रहा था, पर आज पैग लगा रहा हूँ। अपन तो पहले से ही कहता था कोई बड़ा हाथ मारेंगे, पर तुम लोगों का डरिच खत्म नहीं हो रहा था। कुछ नहीं मिला पुलिस को, मिलेगा कैसे? प्लानिंग किसने की? अपन ने। अपन के रहते तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब पूरे शहर में हमारा खौफ होगा। लोग अब अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बॉस, अब अपन लोगों के पास इतना पैसा हो गया है कि रोज रोज पार्टी कर सकते हैं, वो अंग्रेजी दारू के साथ। और उनकी पत्नी हीराबाई अभ्यंकर भी उस बंगले में रहते थे, लेकिन वो दोनों इस वक्त घर पर नहीं थे और ये बात वो चारों अच्छी तरह से जानते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर वो अंदर घुसने में कामयाब रहे। राजेंद्र जक्कल ने मोर्चा संभाला और सीधा जाके बंगले की घंटी बजाई, जिसे सुन के जई यानी काशीनाथ अभ्यंकर की पोती भागी भागी दरवाजा खोलने आई। हेलो पापा, कितनी देर लगा दी आने में? तुम कौन हो? अभी बताता है मैं। ए सुतार, पकड़ साली को। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? ए, चुप, बिल्कुल चुप। ये देख रामपुरी, साली अगर एक शब्द निकाला ना मुंह से, अब बीच अपन तेरा गेम बजा देगा। ए जगताप, वहां खड़ा क्या कर रहा है? इसका हाथ पैर बांध और मुंह में कपड़ा ठूस। जी बॉस। इसे अंदर कमरे में लेके चल। हाथापाई और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर निकल आए, लेकिन बाकी लोगों को भी उन चारों ने मिलकर काबू में कर लिया और वो चारों सबको कमरे में अंदर ले गए और उनके हाथ पैर बांध दिए और जय से गहने और पैसों के बारे में पूछने लगे। ए चिकनी, अपन को सब मालूम है, तेरे दादा के पास बहुत पैसा है। अब चल जल्दी बता सारा माल कहाँ रखा है, वरना देखो मेरे पापा किसी भी वक्त आते होंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ, वरना। साली धमकी देती है। रुक, तुझे बताता है मैं। शाह, रस्सी दे। नहीं, छोड़ दो, मेरे दादाजी को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मैं बता रही हूँ पैसे कहाँ हैं। पहले उन्हें छोड़ दो। ले, छोड़ दिया। पर तब तक देर हो गई थी। काशीनाथ अभ्यंकर की मौत हो चुकी थी। डर के मारे जय अभ्यंकर ने उन्हें घर की तिजोरी दिखाई और उन्होंने सारा घर लूट लिया।
देख हकले, देख साला कितना सारा माल हाथ लगा। अपन तो अब रोज पार्टी करेगा। जी बॉस, लगता है इसके बाद हमको चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तो हमें छोड़ दो प्लीज। अरे वो क्या है ना, प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। तू हमारा नाम और चेहरा दोनों जानती है, अपन तेरे को तो नहीं छोड़ सकता। क्या? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शाह, इसका काम तमाम कर। मुनावर शाह ने ऐसा ही किया। जई के साथ साथ बाकी चारों लोगों को भी रस्सी से गला घोट कर मार दिया और कमरे में एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम छिड़क कर वहां से भाग गए। गजानन अभ्यंकर जब अपनी पत्नी हीराबाई अभ्यंकर के साथ आए तो अपने घर में 5 लाशें देखकर खुद ही लाश की तरह काफी देर तक खड़े ही रहे और फिर हीराबाई ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पाया कि इस मर्डर और जोशी फैमिली के मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम था। पुलिस समझ गई थी कि यह काम एक ही गैंग का है। अभी तक राजेंद्र जक्कल और उसके दोस्त 9 मर्डर कर चुके थे और 10वां मर्डर अनिल का किया, जिसकी छानबीन इंस्पेक्टर मानिक राव पहले ही कर रहे थे। उसी सिलसिले में सुहास चांडक का इंटेरोगेशन हुआ। इंटेरोगेशन में सुहास चांडक ने बताया कि कैसे उसने राजेंद्र जक्कल और उसके दोस्तों की मदद की प्रकाश हागड़े को उनके अड्डे पर पहुंचाने में। सुहास को बताया गया था कि राजेंद्र जक्कल बस उसका किडनैप करके पैसे लेगा और फिर प्रकाश को छोड़ देगा। लेकिन अड्डे पर पहुंचते ही राजेंद्र जक्कल और बाकी तीनों ने प्रकाश को बहुत मारा और जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई। साइन करवाने के बाद उसने नायलॉन की रस्सी से गला घोटकर एक लोहे के बक्से में भरकर उसे तालाब में फेंक दिया। अब इंस्पेक्टर मानिक राव के पास गवाह भी था और सबूत भी। वो बिना किसी देरी के राजेंद्र जक्कल और उसके दोस्तों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आए। सुहास चांडक का बयान सुनने के बाद यह साफ हो गया था कि पुणे में होने वाली सारी सीरियल किलिंग्स में राजेंद्र जक्कल और उसके 3 दोस्तों का ही हाथ था। इसलिए इंस्पेक्टर मानिक राव उन्हें इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। चारों को अलग करके फिर से एक बार पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इस बार फिर से राजेंद्र जक्कल और उसके साथी पुलिस को चकमा देने लगे। लेकिन इस दौरान पुलिस को शांताराम जगताप के चेहरे पर डर दिख गया। चारों में से सिर्फ वही था जो काफी ज्यादा घबरा रहा था। इंस्पेक्टर मानिक राव को कमजोर कड़ी मिल चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले जगताप को टारगेट करके उसका कन्फेशन लेने की सोची और उसे फिर से इंटेरोगेट करना शुरू किया। शांताराम जगताप, मैं जानता हूं कि तुमने अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ मिलकर अब 10 मर्डर किए हैं, इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम सब कुछ सच सच कबूल कर लो। हमारा कीमती समय खराब मत करो। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर झूठ? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। चलो मैं याद दिला देता हूँ। सुहास चांडक को तो जानते ही होगे तुम। कौन सुहास? वही जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है, जिसके साथ तुमने मिलकर प्रकाश हेगड़े का बड़ी बेरहमी से खून किया था। ये झूठ है। मैं किसी का खून नहीं किया। उस वक्त तो मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं और था। आप उनसे पूछ लो। तुम्हारे दोस्त? क्या मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं? क्या नहीं बताया आपने? यही कि मैंने तुम्हारे बाकी 3 दोस्तों को छोड़ दिया है। क्या? जब आपने उन्हें छोड़ दिया तो मुझे क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने मुझे सब सच बता दिया है। कैसा सच? यही कि अब तक के होने वाले सारे मर्डर्स के मास्टरमाइंड और कोई नहीं। सिर्फ बताओ, सब बताओ। इंस्पेक्टर मानिक राव ने एक ब्लफ खेला और जगताप उनके जाल में आसानी से फंस गया। उसने मानिक राव को सब कुछ सच सच बता दिया और पुलिस ने उन चारों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद राजेंद्र जक्कल ने उन्हें बताया कि
कैसे उसने अनिल का खून किया। असल में अनिल का छोटा भाई अभिनव कला विद्यालय में पढ़ता था और 23 मार्च 1997 की रात को अनिल फिल्म देखने थिएटर गया, लेकिन उसका भाई वहां टिकट लेकर नहीं आया, इसलिए वो वापस आने लगा। रास्ते में राजेंद्र जक्कल ने उसे लिफ्ट दी, लेकिन घर छोड़ने की बजाय जक्कल उसे अपने अड्डे पर ले गया और वहां बाकी तीनों के साथ मिलकर उसका मर्डर करके उसकी लाश तालाब में फेंक दी। चारों के बयान के आधार पर जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें उनके अड्डे से जोशी अभ्यंकर के घर से चुराया हुआ सामान मिला। इससे उनके गुनाह साबित हो गए और इसके बाद पुलिस ने नदी से प्रकाश हेगड़े की लाश भी बरामद की, जो कि अब तक कंकाल बन चुकी थी। पकड़े जाने के सिर्फ 4 महीने बाद ही 28 सितंबर 1978 को महाराष्ट्र की लोअर कोर्ट ने राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मनावर हरुण शाह को फांसी की सजा सुनाई, जिसको उन चारों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को जायज ठहराया। अपने लिए सारे रास्ते बंद देखकर उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की और उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को एक मर्सी पिटीशन लिखकर भेजी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाल दी, जिससे उनकी फांसी पर कुछ वक्त के लिए रोक लग गई, लेकिन कुछ समय बाद रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये चारों अपनी फांसी को टालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठकर जान देनी है, क्योंकि फांसी से लटकने में ज्यादा तकलीफ होगी। और ये बात एक बहस का मुद्दा बन गई कि आखिर तकलीफ किस तरीके से मरने में कम होगी, इलेक्ट्रिक चेयर से या फांसी से। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि फांसी से होने वाली मौत सबसे आसान मौत होती है। तब जाकर 28 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मनावर हरुण शाह को फांसी हो गई। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जब 4 लोगों को एक साथ फांसी हुई थी। इन चारों को फांसी होने के बाद कहीं जाकर पुणे के लोगों की बेचैनी खत्म हुई। इन चारों को तो फांसी हो गई, लेकिन हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत से राजेंद्र जक्कल हैं जो कि खुले घूम रहे हैं।